हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ फॉर एंड एज लर्निंग। लेट मी राइट द टॉपिक फॉर यू। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। ये मैं तीनों अलग अलग मेंशन कर देती हूँ। ये जो टॉपिक है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, खास तौर से सीटेट और टेट में। इसके अलावा लर्निंग क्योंकि एक एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक भी है, तो बीएड में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। असेसमेंट भी वहां पर एक टॉपिक रहता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं आज आपको डिटेल्ड नोट्स की हेल्प से ये एक्सप्लेन करूंगी। और साथ ही साथ नोट्स को आप रिसीव कर सकेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो वहां पे भी जरूर हमसे जुड़िएगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। इट विल बी अ बिग सपोर्ट एंड मोटिवेशन फॉर मी। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं क्विकली। और दो वर्ड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, असेसमेंट एंड लर्निंग। ये दो मेजर वर्ड्स हैं जिन्हें हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग की तरफ। क्योंकि जब तक हम असेसमेंट और लर्निंग को नहीं समझ लेते तो फिर आगे कैसे समझ सकते हैं, इनका रिलेशनशिप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है इवैल्यूएशन। आपका इवैल्यूएशन होता है, आप साल भर पढ़ाई करते हैं, आपके टीचर जो है वो आपको असेस करते हैं थ्रू द एग्जामिनेशंस, या फिर आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स आपको कोई टास्क देते हैं, आपके फ्रेंड आपको कोई टास्क देते हैं, आप उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। आपने कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, कितना अच्छा किया, इस चीज का भी इवैल्यूएशन होता है। तो असेसमेंट इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन, टू इवैल्यूएट समथिंग, राइट। सो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। लर्निंग पर अभी हम बाद में जाएंगे, बट ये इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये कितने तरीके से हो सकता है, इसके अगर हम डिफरेंट मेथड्स पे चले जाएं तो वो तो बहुत सारे हैं। लेकिन दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पर असेसमेंट किया जाता है। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। पहले मैं आपको इनफॉर्मल समझाऊंगी, क्योंकि ये वो असेसमेंट है जो आप हर दिन हर रोज करते हैं। देखिए, ह्यूमन की एक बड़ी कॉमन टेंडेंसी है लोगों को जज करना या किसी भी सिचुएशन के बारे में अपना ओपिनियन देना, अपनी राय देना। और इसी को हम साइकोलॉजी में असेसमेंट कहते हैं, स्पेशली इनफॉर्मल असेसमेंट। यानी हम दूसरों को जब असेस करते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, उसके कुछ बेसिस हो सकते हैं, कुछ रीजंस लॉजिकल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो जो भी है, बट दैट कम्स अंडर इनफॉर्मल असेसमेंट, जहां पर हम कोई प्लानिंग नहीं करते पर हम फिर भी नेचुरली उस काम को कर बैठते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने आसपास होने वाले इस समय किसी भी सिचुएशन के बारे में अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, तो वो एक तरीके का असेसमेंट ही है, जो आप ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। एक आपकी हैबिट में है वो चीज, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो, लेकिन उस रिक्वायरमेंट के लिए भी आपने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करी है। जहां पर आप कोई भी प्लानिंग करके नहीं चलते, वो असेसमेंट कहलाता है इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट वो होता है जहां पर हम प्रॉपर प्लानिंग्स के साथ चलते हैं, जहां पे बेसिकली साइकोलॉजिकल टूल्स का यूज होता है, डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, हम कैसे करेंगे, कब करेंगे और क्या करेंगे, सारी चीजें प्लान्ड होती हैं, तब हम उसे फॉर्मल असेसमेंट का नाम देते हैं। फॉर्मल असेसमेंट डेफिनेटली जब जो भी पर्सन करता है वो उसकी नॉलेज रखता है, कोई भी पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर यूज होता है। अगर हम साइकोलॉजी में बात करें तो फॉर्मल असेसमेंट ही यूज होता है, क्योंकि फॉर्मल वे में जो असेसमेंट होता है उसमें प्रॉपर प्लानिंग होती है, और साइकोलॉजी में जब भी हम कोई बड़ा मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे फॉर्मल असेसमेंट यूज होता है। तो ये बड़ी बेसिक सी बात हो गई कि असेसमेंट इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन एंड दैट कैन बी डन इधर टू वेज, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नाउ कमिंग टू लर्निंग, बहुत सुना है आपने इसके बारे में। लर्निंग, लर्निंग इज द बिगेस्ट अर्निंग, क्योंकि आप लर्निंग में देखते हैं अर्न वर्ड आता है, तो लर्निंग ही सबसे बड़ी अर्निंग है। जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अर्न कर रहे हैं, क्योंकि अर्न उसमें छिपा हुआ है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जब कोई ये मान लेता है कि आज मैंने सब कुछ लर्न कर लिया है, मुझे सब कुछ आता है, तो उसी पर्सन को हम कहते भी हैं कि देखिए ये जो पर्सन है वो शायद सही नहीं समझ रहा है और अपने बारे में गलत ओपिनियन डेवलप कर लेता है, विच इज नॉट राइट। ऐसा नहीं होता है। लर्निंग तो थ्रू आउट लाइफ चलने वाला प्रोसेस है। और अगर हम कहें कि सबसे बड़ा लर्नर कौन है, तो ये भी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर पर्सन जो है अपनी लाइफ में ना चाहते हुए भी लर्न कर ही रहा है। तो लर्निंग के प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, राइट। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग में हम ये इवेलुएट करते हैं कि हम लर्निंग का इवेल्युएशन किस तरह से करेंगे। लर्निंग जब होती है तो वो कितनी हो गई है उसको बीच बीच में असेस करना बहुत जरूरी है। आप क्लास 1 से डायरेक्ट क्लास 6 में नहीं आ सकते थे, 6 से 12th में नहीं जा सकते थे। हर एक टाइम गैप के बीच में आपका असेसमेंट किया गया, क्योंकि वो जरूरी था। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन कुछ एक्वायर करता है। दिस कुड बी स्किल्स, दिस कुड बी नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अदर थिंग्स एज वेल, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो उन सबको हम असेस करते हैं।
नाउ आई एम टेकिंग यू टू द पीडीएफ, जहां पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि लर्निंग ऑफ फॉर एंड एज असेसमेंट क्या होता है, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. So we have this screen right in front of you, जिसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग के बारे में बात करेंगे. जैसे कि अभी मैंने आपको असेसमेंट और लर्निंग के बारे में बताया है. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. असेसमेंट और लर्निंग कनेक्टेड हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की. It involves looking at assessment information at the end of the teaching and learning process. जब assessment of learning होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि पर्सन को या बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसका पूरी लर्निंग के बाद हम उसका असेसमेंट करते हैं, जो कि आपके स्कूल्स में होता है. स्कूल में आपने देखा ना, जो फाइनल इवेल्युएशन होता है, जिसके जिसके बेसिस पर आपको रैंकिंग मिलती है, जिसके बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट क्लास में, वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग. थ्रू आउट द ईयर आपने क्या सीखा, उस चीज को हम असेस करते हैं, कहलाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग. असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्कोर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू मूव स्टूडेंट्स फ्रॉम वन ग्रेड टू अ हायर वन. देखिए यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया हुआ है इस लाइन में. देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्कोर जो होते हैं वो हमेशा बच्चे को एक तरफ से दूसरी तरफ यानी ग्रेडिंग करने के लिए या फिर किसी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज समेटिव असेसमेंट. आपने जो हमारा सीबीएसई का नया पैटर्न है या जो स्कूल्स में अप्लाई होता है, वहाँ पे समेटिव असेसमेंट कब होता है, एक तो हाफ ईयरली में होता है, एक एनुअल में होता है, जहाँ पर 3 बार एग्जामिनेशन होते हैं. वहाँ पे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 की फॉर्म में भी समेटिव असेसमेंट होता है. लेकिन आपको ये भी पता है कि समेटिव असेसमेंट से पहले कुछ यूनिट टेस्ट भी होते हैं. समेटिव असेसमेंट वो एग्जामिनेशन होते हैं जो अगर हमारे सिलेबस को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है तो वो हाफ हाफ 2 बार में पूरा पूरा लिया जाता है, तो वो कहलाता है समेटिव असेसमेंट, जिसमें लर्निंग को पूरे तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है. अब यहाँ पर कोई हिंट नहीं होती, कोई हेल्प नहीं होती. जो बच्चे ने किया उसी के बेसिस पे उसको ग्रेडिंग मिलेगी, उसी के बेसिस पर उसको जज किया जाएगा. तो ये कहलाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो आप समेटिव असेसमेंट की फॉर्म में देखते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ मार्क कर दिया है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड समेटिव असेसमेंट. तो समझ लेते हैं कि समेटिव असेसमेंट में और क्या क्या चीजें होती हैं. मेड एट द एंड ऑफ अ यूनिट ऑफ स्टडी टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट हैज अचीव. जो बात अभी हमने करी कि हमेशा एंड में होते हैं, जितना भी सिलेबस डिफाइन हो चुका है उसके एंड में किए जाते हैं. और एक बात ये भी है कि समेटिव असेसमेंट बहुत छोटे छोटे नहीं होते हैं. आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने 2 यूनिट ले लिए, 3 यूनिट्स ले लिए, नहीं, वो एक पूरे सिलेबस को मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. वैसे 2 में ही करते हैं, आप 2 ही समझिए, 2 पार्ट में ही होता है, ऐसे 1 और ऐसे 2 करके होता है. जो मैं 3 पार्ट बोल रही हूँ वो पहले सिस्टम था जो कुछ स्कूल्स में अप्लाई होता था, आईसीएसई बोर्ड्स वगैरह में भी. इंक्लूड्स अ मार्क और ग्रेड अगेंस्ट एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि 33 या 40% है तो बच्चा पास है, नहीं है तो बच्चा फेल है. ये समेटिव असेसमेंट में होता है. यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स एंड पाथवेज फॉर स्टूडेंट. इसकी हेल्प से बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे का लर्निंग गोल्स डिफाइन हो जाते हैं. प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अचीवमेंट टू द वाइडर कम्युनिटी इंक्लूडिंग पेरेंट, एजुकेटर, स्टूडेंट देमसेल्व्स एंड आउटगोइंग ग्रुप. ये जो समेटिव असेसमेंट होता है इसकी हेल्प से पता चलता है कि बच्चा अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है. तो अदर बड़ी कम्युनिटी के भी अचीवमेंट का इससे पता चलता है. जैसे कोचिंग्स जो हैं वो अपने रिजल्ट्स इसके बेसिस पे आउट करते हैं. वो आपके छोटे छोटे यूनिट टेस्ट के बेसिस पे नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे ने पूरे सिटी में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे जो है हमारे स्टेट में इतनी रैंक अचीव करी है. वो कहते हैं आपको आपके एक बड़े एग्जामिनेशन को जो फाइनल होता है बेसिकली. इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के? अकम्पनीड बाय अ नंबर और लेटर ग्रेड. इसमें आपकी मार्किंग, आपका A+ आया, B+ आया, या आपने 90% स्कोर किया, ये सब कुछ समेटिव असेसमेंट का एक प्रिंसिपल होता है. कंपेयर वन स्टूडेंट्स अचीवमेंट विद स्टैंडर्ड. एक बच्चे ने कितना कम या ज्यादा किया है. अगर किसी बच्चे के 75% मार्क्स हैं तो हम कहेंगे अरे इसका थोड़ा कम रह गया, ये अच्छा कर सकता था, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है. रिजल्ट्स कैन बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स. पीटीएम जो होती हैं वो ऐसे के लिए ही होती है. तो पीटीएम जो पेरेंट्स अटेंड करने जाते हैं, हालांकि स्कूल लेवल पर देखें तो छोटे छोटे टेस्ट के लिए भी कंडक्ट कर दी जाती हैं, बट वो मेजर होती हैं जहाँ पे आपका असेसमेंट होता है. और लर्निंग यूनिट के एंड पर ही हम इसको असेस करते हैं. अब बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की. असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट. हम बच्चा जब असेस लर्निंग कर रहा है उसके प्रोसेस में वो कहाँ कमी कर रहा है. हमने आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद आपका टेस्ट लेके देखा कि क्या आप इस चैप्टर को समझ पा रहे हैं. अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वहां पे आपको और अच्छे से समझाएंगे. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का होता है कि यानी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए असेसमेंट किया जाता है.
ये होते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें मैंने यहाँ पे आगे मेंशन भी किया हुआ है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज आल्सो नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मार्क कर दिया है। लेकिन ये कब होते हैं? थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, पूरे टाइम। जब टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब टीचर पढ़ा रहे होते हैं और बच्चा सीख रहा होता है, उस टाइम पर बीच-बीच में होने वाले असेसमेंट, बीच-बीच में होने वाले, ध्यान रखिएगा, इस असेसमेंट को हम कहते हैं अ, असेसमेंट फॉर लर्निंग। हमें बच्चे की लर्निंग को बेटर बनाना है, तो उस टाइम पर हम जिस तरीके का भी असेसमेंट लेते हैं, वो कहलाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। During assessment for learning, teachers know where their students are in terms of their learning and check their progress. वो बीच में से चेक कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से रिसीव हो जाएंगे, तो ये जो भी पैराग्राफ्स हैं या जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप और आराम से स्टडी करके, रीडिंग करके समझ सकते हैं। ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू हेयर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने इसे कह तो दिया, पर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये बनाया जाता है बच्चों के नॉलेज और स्किल की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। आप जो पढ़ रहे हैं, यानी आपकी जो लर्निंग हो रही है वो कैसी हो रही है, उसका प्रोसेस कैसा चल रहा है, उस स्पीड को फिगर आउट करने के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं वो फॉर्मेटिव असेस कहलाते हैं। ये लर्निंग को गाइड करने के लिए करे जाते हैं। जैसे हमने एक बच्चे को साइंस में चैप्टर वो लैग कर रहा है किसी भी चैप्टर में, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको समझाएँगे कि भई आपका यहाँ पे वीक हो, देखो फाइनल एग्ज़ामिनेशन में आप नहीं कर पाओगे। अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ यूनिट ऑफ स्टडी, स्टडी का छोटा पोर्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट में छोटा पोर्शन लिया जाता है। आप सभी लोग स्कूल से पढ़कर आए हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग ये फॉर्मेटिव और समेटिव को बड़ा इजीली कनेक्ट कर लेंगे, राइट? और अगर कोई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा ज़्यादा एज के हैं, जो किसी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्कूल टाइम में ऑब्वियसली फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का सिस्टम नहीं देखा होगा, तो वो समझ सकते हैं, या फिर हो सकता है उनके बच्चे इस चीज़ के अक्रॉस जाते होंगे तो उन्हें मालूम ही होगा कि वो पीटीएम वगैरह अटेंड करते होंगे, आई होप सो। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखिए कई सारे हैं, तो मैं समझाती हूँ आपको। इट इंक्लूड्स इनिशियल और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम क्या है, उसको फिगर आउट करेंगे। जब समझ में आ जाएगी तो हम बच्चे को समझाएंगे कि उसे कहाँ कैसे करना है। वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेज पर बेस्ड होता है। बच्चे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स होते हैं, हमें पहले मालूम रहता है कि बच्चा तो लास्ट ईयर भी जो है वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था मैथ्स में, तो उससे हमको हेल्प मिलती है, तो ये इसका एक पार्ट होता है। प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्टिव वर्बल और रिटन फीडबैक दैट प्राइमरीली एम्फेसाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिफाइज चैलेंज एंड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट स्टेप टू टेक। बच्चे को मालूम रहता है कि मेरे तो एफए में मार्क्स कम रह गए थे, तो मुझे ऐसे में इसमें मेहनत करनी है। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जिन यूनिट्स का असेसमेंट होता है वो समेटिव असेसमेंट में भी होती हैं। ऐसे समझ लीजिए, चैप्टर 1 टू 10 आपका सिलेबस है, तो 1 टू 5 ऐसे 1 हो गया, 6 टू 10 ऐसे 2 हो गया। अब जो फर्स्ट फॉर्मेटिव्स होंगे उनमें 1 टू 5 के अंदर के ही चैप्टर्स लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मेटिव्स में हमने 1 और 2 ले लिए और समेटिव में हमने 3 4 5 ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मेटिव में अगर हमने 1 और 2 लिए हैं, तो समेटिव में 1 टू 5 वो 1 2 भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होता है, बच्चे को मालूम रहता है कि उसकी लर्निंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है, फिर उसी के बेसिस पे वो अपने फाइनल ग्रेडिंग के लिए खुद को तैयार करता है। यहाँ पे नो ग्रेड्स और स्कोर्स आर गिवन लिखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे जो पढ़ रही हूँ आपको मेंशन कर देती हूँ। नो ग्रेड्स और स्कोर्स आर गिवन, बच्चे ट्रैक पे रहते हैं इसकी हेल्प से। अच्छा, हम ये कहेंगे कि हमारे तो एफए में मार्क्स आते थे, वो मार्क्स ज़रूर आते हैं, लेकिन वो आपको बताने के लिए होते हैं कि किस इसमें आपको कहाँ पे कैसे क्या करना है या कितना अच्छा आप कर रहे हैं, ये बताने के लिए होते हैं। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग, बच्चे खुद से सीखते हैं, अपनी कमी को सही करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट में एनकरेजमेंट मिलता है, ये लिखा हुआ है देखिए। सेल्फ असेसमेंट, आई एम सो सॉरी, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट में हेल्प मिलती है। रिफ्लेक्ट्स अ व्यू ऑफ लर्निंग दैट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, बच्चों को बेटर लर्निंग की हेल्प मिलती है। और फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट जो है वो एक्टिविटीज़ का पार्ट होती हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इसके एज अ प्रिंसिपल वर्क करते हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग आउट ऑफ ऑल दीज थ्री। असेसमेंट एज लर्निंग तब होती है जब बच्चे अपना असेसमेंट खुद करते हैं, लेकिन ऐसा कब होगा? क्या टीचर्स पढ़ा देंगे और बच्चे कब खुद अपना असेसमेंट करेंगे, तो टीचर का क्या रोल होगा? तो ये इंटरेस्टिंग है ना, मैंने बोला आपको, तो समझिए इसको। ये तब होता है जब स्टूडेंट्स आर देयर ओन असेसर्स, व्हेन दे मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, ask questions and use a range of strategies to decide what they know and can do। ये बेस्ड होता है क्वेश्चन आयर पे कि बच्चा कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे हम असेस कर पाते हैं कि बच्चे की लर्निंग कितनी है। बच्चा जितना क्रिएटिव क्वेश्चन पूछेगा, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, या हो सकता है जितना सिली क्वेश्चन भी पूछेगा, उससे असेसमेंट हो पाएगा
कि बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज कितनी है। यही होता भी है क्लासरूम में, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उस बेसिस पे उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो और जो भी उन ये जो असेसमेंट होता है वो न्यू लर्निंग में काम आता है। मान लीजिए बच्चा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि ये टॉपिक तो वो समझ चुका है, हम उसको एक स्टेप और आगे बता सकते हैं। तो असेसमेंट एज लर्निंग इज दिस। What are the principles which work here? Encourages student to take responsibility for own learning. जाहिर सी बात है, बच्चे को जब क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज किया जाएगा तो बच्चा ये भी समझेगा कि मुझे इसको और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मैं आंसर्स क्वेश्चन अच्छे पूछ रहा हूँ। रिक्वायर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ऑब्वियसली, और अपनी लर्निंग को लेकर भी बच्चे खुद अवेयर होते हैं यहाँ पे। इन्वॉल्व टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन क्रिएटिंग लर्निंग गोल्स टू एनकरेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे होती हैं। पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट के लिए बच्चों को खूब एनकरेजमेंट मिलता है असेसमेंट एज लर्निंग में, राइट। और इट बिगिंस एज सुन एज स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ द गोल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस। जैसे ही बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीखते हैं, क्या क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बच्चों के अंदर ये गोल सेटिंग बिहेवियर को भी डेवलप करता है, विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन रिजल्ट्स, ये सब हम करा सकते हैं बच्चों को असाइनमेंट देके। ये जो होता है, अगर बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज देते हैं, उसमें बच्चा खुद से इन्वॉल्व होता है और अपनी लर्निंग को असेस कर पाता है कि मैं इतना बता पा रहा हूँ, ये नहीं बता पा रहा हूँ, इतना मुझे आता है, इतना नहीं आता है। तो ये सब हो पाता है। अगर समराइज करें तो देखिए एक पिक्चर है यहाँ पे, थोड़ा मैं जूम इसको कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? इट अकर्स व्हेन टीचर यूज इन्फ्रेंसेस अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग। जब असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है तब वहाँ पे बच्चा जो टीचर होते हैं वो बच्चे को उनकी लर्निंग के बारे में बताते हैं कि वो क्या लर्न कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये लास्ट का प्रोसेस होता है जहाँ पे पूरी लर्निंग टोटल हो पाई है नहीं हो पाई है, फाइनल इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एंड असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर फ्यूचर लर्निंग गोल्स। जब बच्चे खुद अपने लर्निंग को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं, वो असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यू वुड हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड इट वेल। नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक, सो डोंट मिस दोज क्वेश्चंस बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आने हैं। And if you have found it useful, then please press one like button, so that would be a big help for me because it will be a kind of motivation for me. And please subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है। And see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.